चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन पेपर की, जो कि नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी लोग पेपर देने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, चाहे वो लोग MHSRB के लिए तेलंगाना के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर जो भी लोग अपकमिंग टाइम में किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए हेल्पफुल होंगे। और अपकमिंग टाइम में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या स्पेशली त्रिपुरा वालों को टेंशन हो रही है। त्रिपुरा वालों को टेंशन ये हो रही है कि ANM का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, उनका क्यों नहीं निकाला गया। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, आपके लिए वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी। और लेकिन आप लोग जो भी लोग त्रिपुरा के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और अदर स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करके रखिए। अभी से क्या, इसी सेकंड से स्टार्ट करके रखिए, क्योंकि जब आपका फॉर्म आ जाएगा तब आपको आधी चीज़ें तो टेंशन के मारे दिमाग से बाहर रहेंगी। बेटर देन कि आप अभी रिलैक्स माइंड में अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को फॉर्म निकालना है, आपको फॉर्म नहीं निकालना, आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। और ऐसा तो है नहीं कि यदि वैकेंसी, इनकेस वैकेंसी सितंबर में नोटिफिकेशन नहीं आए तो अक्टूबर में आ सकता है, लेकिन 2024 में नोटिफिकेशन आपका ज़रूर आएगा। और यहाँ पर अपकमिंग टाइम में और कहाँ वैकेंसीज आ सकती हैं, तो राजस्थान में CHO वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, त्रिपुरा में है, तेलंगाना में जैसे अलग अलग जगह वैकेंसीज निकलती हैं, वैसे तेलंगाना में MHSRB के थ्रू नर्सिंग वालों की भर्ती है जो निकाली गई है, जिसमें तेलंगाना का जिसके पास रजिस्ट्रेशन हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि अदर स्टेट के लोग जाके तेलंगाना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 28 से है जो भरे जाने हैं 14 अक्टूबर तक। तो जो भी लोग अलग अलग जगह की वैकेंसीज आ रही हैं, तैयारी करते रहिए। आप लोग है जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं अलग अलग जगह, फॉर्म भरते रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। आप किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, बट यदि आप चाहते हैं, जैसे आपने नॉर्सेट की तैयारी की, एज़ पर आपने CHO का एग्ज़ाम दिया, तो आपको निकालना बहुत ईजी होगा। यदि आप CHO की ही तैयारी कर रहे हैं, CHO के आप 100-200 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि इतने में आपका है जो कवर सब हो जाएगा। और जो लोग स्पेशली NHM, CHO या MHSRB तेलंगाना के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेडिकल एंड नर्सेज हब की जो बुक आई है उसको ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं। बुक आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे में आप कंफर्टेबल हो। बुक आपको विदिन 1 वीक में, ऑल इंडिया कहीं भी आप ऑर्डर करते हैं, 1 वीक के अंदर आपके एड्रेस पर बुक है जो डिलीवर करवा दी जाती है। क्लियर? चलिए आज हमें पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 100 MCQs हैं। तो जिनका पेपर है मैं बता दूं, अपकमिंग जहाँ के भी पेपर हैं आपको सब यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में, यदि आप देखें कि ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं तो ये कहाँ का है, तो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको ओनली हिंट कर देती हूँ कि MP का पेपर है, MP का ये पेपर है। और यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये तेलंगाना भी इसको देख सकते हो, त्रिपुरा वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यदि आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होता है तो आप त्रिपुरा का कोई भी पेपर उठा के देख लें या तेलंगाना का देख लें, इसमें से आपको 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल स्टोरेज कंडीशन फॉर कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया के लिए एक आइडियल स्टोरेज क्या होगा? वार्म एंड ह्यूमिड, रूम टेम्परेचर, कूल एंड ड्राई, कूल एंड डार्क। तो जो भी कल्चर मीडिया है, मतलब जैसे आपका कल्चर लिया गया, लेट से ब्लड सैंपल लिए गए, यूरिन कल्चर लिया गया, तो उनको हमेशा कैसी जगह पर रखा जाता है? डार्क जगह में, ताकि जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ हो सके। तो क्या होगा आपका? कूल एंड डार्क प्लेस। क्या होगा? कूल एंड डार्क प्लेस। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, द मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट। तो हमारी नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि बच्चों में स्पेशली इन्फेंट मतलब कि लेस देन 1 ईयर तक के बच्चों में है जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, लेट से DPT हो गया, आपका टिटनस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, विटामिन के इंजेक्शन हो गया, ये सभी क्या है? मसल्स में दिए जाने वाले इंजेक्शन है। और इन्फेंट्स में कहाँ दिए जाएंगे? डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वास्टस लैटरलिस या फिर वेंट्रोग्लूटियल में। तो सबको पता है कहाँ दिए जाते हैं। आप लोग भी आज सारा जो प्रीमियर क्लासेस चलती हैं आप लोग ज्वाइन किया कीजिए।
मैं वहाँ पे आपको सबके जो कमेंट्स वगैरह हैं वो चेक करती हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, वो सब चीज़ें मैं देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग सही आंसर देते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग करेक्ट आंसर देते हैं, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी देख पाते हैं इन क्लासेस को। तो यहाँ पर IM इंजेक्शन के लिए जो बेस्ट साइट होती है इन्फेंट में वो क्या होती है, वास्टस लैटरलिस। क्या होगी, वास्टस लैटरलिस मसल्स। चार्ट इज यूज टू चेक विजन ऑफ अ पेशेंट। यहाँ पे देखिए किसी भी मरीज का विजन चेक करने के लिए कौन सा चार्ट है जो यूज किया जाता है, स्नेलन चार्ट, जेंट चार्ट, हेलन चार्ट या फिर आई चार्ट। विजन के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं, सबको पता है, सबको पता है कौन सा चार्ट यूज किया जाता है। तो जो विजन के लिए जो चार्ट यूज किया जाता है वो कौन सा है, वो स्नेलन चार्ट। यदि आपको पूछे कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए पूछे आपको, तब आपको क्या कहना है, तब कहना है आपको इशिहारा चार्ट। क्या होगा, इशिहारा चार्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, स्नेलन चार्ट। और जो यहाँ पे हेलन चार्ट है, क्या है, हेलन चार्ट है, ये भी एक तरीके से है जो टाइम टेबल काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन यहाँ पे विजन में चेक आपका नहीं होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर कोलैप्सिंग पल्स। कोलैप्सिंग पल्स क्या है, कोलैप्सिंग पल्स के लिए और दूसरा है जो कौन सा नाम यूज किया जाएगा, ऑप्शन में बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्सस अल्टरनोस या फिर बाईजेमिनल पल्स। अब यहाँ पर ये जो चारों टाइप दिए गए हैं पल्स की, जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, नॉर्मल तो यहाँ पे है नहीं, क्या है, नॉर्मल तो यहाँ पे पल्स रेट है नहीं। तो यहाँ पर जो पल्स के जो डिस्टर्बेंस दिए गए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे आपका सही क्या होगा, मतलब कि कोलैप्सिंग पल्स। कोलैप्सिंग पल्स को कहा जाता है वाटर हैमर पल्स। क्या है, वाटर हैमर पल्स, कोरिएजन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। मतलब कि ऑर्टिक रिगर्जिटेशन के कारण देखने को मिलेगा, जिसमें पल्स क्या होगी, फोर्सफुल होगी, हाई रहेगी पल्स रेट, और यहाँ पर कभी कभी इतना हाई रहेगी कि मे बी जो नॉर्मल पल्स रेट हमारी कितनी होती है, 75 रहेगी, 75 रहेगी एक एडल्ट में, 72 to 75 तक। लेकिन कोलैप्सिंग पल्स में क्या होगी, यहाँ पर पल्स एक तरीके से फोर्सफुल रहेगी, रैपिड होगी, फास्ट होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, वाटर हैमर पल्स। क्या होगी, वाटर हैमर पल्स, वाटसन वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको ग्रामर से क्वेश्चन है, दिस आर्टिस्ट इज क्वाइट पॉपुलर विच वॉट अमंग चिल्ड्रन, अमंग, इन, बिटवीन या फिर इनटू। क्या है आर्टिस्ट बच्चों के बीच में, पॉपुलर। अमंग आएगा यहाँ पर आपका, इन आएगा, बिटवीन होगा कि इनटू होगा, क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर, अमंग। क्या होगा यहाँ पे आपका, अमंग। दिस आर्टिस्ट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। Which of the following is the smallest unit of the data in a computer? तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कंप्यूटर में डेटा की, बिट, केबी मतलब किलोबाइट, बाइट या फिर निबल। क्या होगी सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर में, तो वो होती है बिट। क्या होगी, बिट, बाइट नहीं, बिट। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। हमने बहुत पढ़ी है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के इनमें से सही क्या है, 14 बेसिक नीड्स, 8 नर्सिंग इंटरवेंशन, 14 एथिकल प्रिंसिपल या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब 14 बेसिक नीड्स और 8 नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या सही होगा यहाँ पर, जो वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी है, क्या है, वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के सही क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के क्या होती हैं, 14 बेसिक नीड्स। क्या होंगी यहाँ पर, 14th बेसिक नीड। आंसर आपका क्या होगा,
14th बेसिक नीड। अब इसमें आपकी जो 14 बेसिक नीड दी गई हैं अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के, वो क्या है? फर्स्ट आती है ब्रीथ नॉर्मली, सांस लेना। दूसरा है खाना पीना। तीसरा है एलिमिनेट बॉडी वेस्ट। चौथा होता है कि अपने एक प्रॉपर जो आपकी फिजिकल है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी एक्सरसाइज वगैरह। स्लीप एंड रेस्ट, अपने मन के कपड़े पहनने का जो यहाँ पर आपके पास है। बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो भी है। साथ में नहाना धोना, खाना पीना, आपका यही सब बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर किसमें? वर्जीनिया एंडरसन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो क्या है? 14 बेसिक नीड्स, 14th बेसिक नीड। नेक्स्ट है ड्यूक्स क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डायग्नोस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो ड्यूक क्राइटेरिया है किस कंडीशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है? इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, लूपस या फिर सिंड्रोम कोरिया, किसके लिए लाया गया है? ड्यूक क्राइटेरिया। ड्यूक क्राइटेरिया है जो यूज़ किया गया है किसके लिए? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। किसके लिए? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। यहाँ पे याद रखें आप, ड्यूक क्राइटेरिया फॉर एंडोकार्डाइटिस और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए इसको है जो यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट दो तरीके के क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं। एक होता है मेजर, क्या होगा? मेजर, जैसे हमने ज्योमेट्रिक के लिए पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर है मेजर, और दूसरा होता है माइनर। मेजर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है? ब्लड कल्चर पॉजिटिव फॉर इन्फेक्टिव। मेजर जो क्राइटेरिया है यहाँ पे ब्लड कल्चर क्या होगा? पॉजिटिव होगा किसी भी इन्फेक्शन के लिए। एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस भी देखने को मिलेंगे, तो ये तो हो गया मेजर। माइनर में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का पता चलेगा, मतलब कौन से फैक्टर और इस चीज़ को एग्रीगेट कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर होगा, साथ में इम्यूनोलॉजिकल कुछ रिएक्शन भी होंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस भी होंगे। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है क्या? ड्यूक क्राइटेरिया दो कैटेगरी होती हैं इसमें, मेजर और माइनर। किसके लिए यूज़ है? एंडोकार्डाइटिस, मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन की बात की जा रही है तो ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव होगा। इकोकार्डियोग्राफिक एविडेंस भी देखने को मिलेंगे आपको, और एंडोकार्डियल इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा। तो मेजर होगा। माइनर में वही कि टेम्परेचर होगा, ब्लड एम्बुलाई वगैरह भी डायग्नोस फाइंड आउट होगा यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? माइनर में। विच ग्रीक फिलोसफर believed that knowledge is acquired through learning and experience। तो ये ग्रीक फिलोसफर थे जिनके थ्रू है जो इन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि जो नॉलेज है हम लर्निंग मतलब सीखने से, और जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। किसने कहा है? कौन से ग्रीक फिलोसफर थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, आर्किमिडीज या फिर जॉन ड्यूए। किसने ये चीज़ कही है कि हम जो भी चीज़ें अपना नॉलेज बढ़ाते हैं वो सीखने से और एक्सपीरियंस जो आपका होगा उससे आपको मिलेगा। तो ये चीज़ कहने वाले कोई और नहीं, वो थे एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। जो चारों यहाँ पे नाम दिए गए हैं मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में, तो आपको एरिस्टोटल है जो आता है। जॉन ड्यूए भी कभी कभी पूछे जाए। आर्किमिडीज है जो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, फिजिक्स से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको आता है। जैसे डाउन सिंड्रोम, क्या है आपका? डाउन सिंड्रोम, तो ये क्या है? ट्रायोसोमी 21। क्या है? ट्रायोसोमी 21। अब आता है आपका क्या? टर्नर सिंड्रोम। क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम। ट्रायोसोमी 21। और ये जनरली जितने भी कंजेनाइटल एक तरीके से हमें यहाँ पे डिसऑर्डर कह सकते हैं, बच्चे में फाइंड आउट कब हो जाते हैं? जब 21 वीक के बाद की जो स्कैनिंग होती है, एनोमली स्कैनिंग जिसको हम कहेंगे, उसमें और अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल से भी पता चल सकता है। तो यहाँ पर ट्रायोसोमी 21 कहें तो क्या होगा आपका? डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पे बात की गई क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की। किसकी? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की। और यदि आपको ट्रायोसोमी क्या कह दें? 18 कह दें, पटाऊ कह दें तो 13,
18th कह दें तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, 18th मतलब होगा आपका एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो ट्रायोसोमी है, ट्रायोसोमी का मतलब होगा कि एक तरीके से जो क्रोमोसोम नंबरिंग है वो डिस्टर्ब होना। तो यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा PKU। क्या होगा, PKU मतलब फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें जो फिनाइललीन है आपके ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा और इसको क्या कहा जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ आइसोलेट। तो आइसोलेट का सिनोनिम्स क्या होगा, कन्फाइन, इनकॉर्पोरेट, इंटीग्रेट या फिर मिंगल। क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा आइसोलेट के लिए, तो आइसोलेट के लिए होगा कन्फाइन। क्या होगा, कन्फाइन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन, हु रोट द बुक शक्ति से शांति। शक्ति से शांति बुक किसने लिखी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चेतन भगत, पद्म विभूषण श्री अटल बिहारी वाजपेयी या फिर विक्रम सेठ ने। किसने लिखी है शक्ति से शांति बुक, तो इस बुक को लिखा है हमारे जो रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जिनका पूरा नाम क्या है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बुक का नाम क्या है, शक्ति से शांति। क्या है, शक्ति से शांति। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो इनमें से थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करती है, हमारे इमोशंस को, ग्लूकोज लेवल को, मेटाबॉलिज्म को कि गुस्से को। सबको पता है थायराइड का काम क्या होता है, इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। अब जिसका यदि थायराइड फंक्शन क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो उनमें मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब रहेगा। क्या रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से क्या क्या आपका कंट्रोल होता है, यदि जिसको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है उनसे मिलिए आप, हाइपर वालों से मिलिए। हाइपोथायराइडिज्म वालों के लिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, साथ ही साथ सुस्त टाइप के रहेंगे। नेक्स्ट इज IQ रेंज इन द पीपल विथ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है और अभी हाल फिलहाल में BFUHS का एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो गया था, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, अभी नई डेट लेकिन नहीं आई है। इसी महीने पेपर होना था बट कुछ रीज़न से पेपर है जो पोस्टपोन किया गया है। तो जो भी लोगों के लिए अभी पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम और जो लोग देने वाले थे उनके लिए चैनल पर BFUHS के पेपर तो अपडेट किए ही गए हैं, साथ ही साथ आप जो बुक है या PDF मटेरियल है वो भी लेके पढ़ाई कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम बचा है। यदि आपने बुक से लेट से 6,500 MCQ सॉल्व किए तो आपको यदि 20 या 25 क्वेश्चन भी आ गए और आपने उनको करेक्ट कर दिया तो मान लीजिए कि आपने जो तैयारी की है उसमें आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि जितना मेरा नॉलेज, जितने साल से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, जितना प्रीवियस पेपर से आपको आता है, 5 क्वेश्चन पेपर उठाइए आप अलग अलग स्टेट के, उन 5 को सॉल्व कीजिए, फिर किसी एक ना स्टेट में आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन तो उन 5 पेपर्स में से ही मिल जाते हैं। उनके इवन ऑप्शंस में से भी आप क्वेश्चन निकालना सीख लेंगे। जैसे यहाँ पर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन दिया है, तो अब आपको मेंटल रिटार्डेशन से एक तो इसकी जो क्लासेस है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड पता हो जाएगा। दूसरा आपको फॉर्मूला क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज इंटू 100, इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की रेंज क्या होगी, 10 to 20, 35 to 54, 20 to 34 या फिर 55 to 70 क्या होगी, तो वो होगी यहाँ पर आपकी 35 से 54, कितनी 35 to 54 तक। ये आपकी माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर हो गई और ये प्रोफाउंड हो गई। सीवियर और प्रोफाउंड वाले पेशेंट को एडमिट करके है जो पूरी केयर देने की ज़रूरत पड़ती, मतलब वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड कंटेंट इज फाउंड इन। तो हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड कंटेंट क्या है, VLDL, HDL, LDL या फिर काइलोमाइक्रॉन्स। क्या है यहाँ पर हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड, तो हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड है B, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस हाई पिच्ड
स्क्वीजिंग और म्यूजिकल साउंड कॉज्ड बाय रैपिड वाइब्रेशन ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर एक म्यूजिकल टाइप का साउंड आना जो आपकी ब्रोंकियल वॉल है उनमें क्या हो ना, वाइब्रेशन के कारण, तो वो क्या है यहाँ पर, व्हीजिंग, स्ट्रॉइडर, क्रैकल्स या फिर रौंचाई। म्यूजिकल साउंड जब भी कहा जाए, याद रखें, म्यूजिकल साउंड और हाई पिच साउंड कहा जाए, वो भी ब्रोंकियल वॉल्स के आसपास में टकराने के कारण, वाइब्रेशन के कारण ये होता है ब्रोंकियोस्पाज्म में। किसमें, जो ब्रोंकियास में जो ब्रोंकस है यहाँ पर क्या होगा, स्पाज्म होगा। स्पाज्म का मतलब सिकुड़ेगी, नैरो होगी, तो साउंड निकल के आता है सीटी बजने टाइप, वो कहलाता है व्हीजिंग साउंड। और एक क्लासिकल साइन कहलाता है किसका, अस्थमा वाले पेशेंट का। किसका, अस्थमा वाले पेशेंट का। नेक्स्ट वन, सी इज गुड ब्लैंक लर्निंग लैंग्वेज। क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर, एट फॉर आइदर कुड बी यूज हेयर और टू। क्या आएगा आपका आंसर, तो होगा यहाँ पर एट। सी इज गुड एट लर्निंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो मिशन इंद्रधनुष है जो कब लॉन्च किया गया था, 2023 में, 2014, 2016 या फिर 2020 में। तो मिशन इंद्रधनुष लाया गया था 2014 में, किसके लिए, 2 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इम्यूनाइजेशन कवरेज करने के लिए, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज के लिए। तो आंसर आपका क्या होगा, 2014। नेक्स्ट वन, Mr. Lal is entered in oncology ward with diagnosis of lung cancer. On evaluation, it is found that his tumor size is less than 3 cm with invasion of lymph nodes on same side of the chest. What is the stage of his lung cancer as per TNM staging system? यहाँ पर TNM क्लासिफिकेशन के तहत बताना है कि यदि लेस देन 3 सेंटीमीटर तक है जो ट्यूमर साइज है और इन्वेज हो गई, मतलब फैल गया है लिम्फ नोड में चेस्ट के आसपास, तो वो क्या है, स्टेज सेकंड ए, स्टेज सेकंड बी, स्टेज थर्ड ए या फिर स्टेज थर्ड बी। ये आपको TNM क्लासिफिकेशन आना चाहिए, एग्जाम में बहुत आता है। तो ये होगी आपकी स्टेज 2। क्या होगी, स्टेज 2। अब यहाँ पर लंग कैंसर से यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या है, क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको TNM क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, या फिर आपको यहाँ पे और क्या आ सकता है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको आ सकती है TNM क्लासिफिकेशन के अलावा लंग कैंसर के कॉज, साइन, सिम्टम, इस तरीके से आपको क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो यहाँ पे लंग कैंसर यदि लेस देन 3 सेंटीमीटर साइज का है और वहीं आसपास के उसमें फैल गया है, तब इसको आप क्या कहेंगे, स्टेज 2A। क्या होगी, स्टेज 2A। यदि ये स्टेज है जो TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यदि हम बात करते हैं, यदि स्टेज 2A की बात की गई है तो इसमें जो ट्यूमर साइज है कितनी होती है, लेस देन 2 तक, सॉरी लेस देन 3 तक। लेकिन जब ये मोर देन 4 जाने लगे तो ये T2B में जाएगा, मतलब स्टेज सेकंड B में जाएगा। लेकिन लेस देन 3 है, मतलब इसको यदि इस तरीके से कहा जाता तो यहाँ पे B हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन में है, तो ये सेकंड डे में होगा। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द साइज की बात की गई है, क्योंकि अ पेशेंट इज सफरिंग विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है यदि किसी पेशेंट को, तो कौन से विटामिन की कमी से हो सकता है, विटामिन ए, B12, विटामिन ई या फिर विटामिन के, किसकी कमी से कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो हो सकती है साइनोकोबालमिन और B12 की कमी से। किससे, साइनोकोबालमिन या फिर B12 की कमी से। B12 है जो एक और क्वेश्चन आता है, B12 जनरली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी देखने को बहुत मिलती है, क्योंकि B12 है जो सबसे अच्छा मीट, मटन और इस तरीके के जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन हैं, जो लोग मांस मच्छी वगैरह खाते हैं, उनको इसकी कमी नहीं रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका सोर्स वही है। नेक्स्ट वन, while providing dietary instruction to a patient suffering with diverticulitis, the nurse asked the patient to eat। यदि डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन हुई है पेशेंट को, मैंने एक बार और आपको एक क्वेश्चन पढ़ा है डायवर्टिकुलाइटिस का, कि जो मेगा कोलॉन है
वहाँ पर आपको क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन अलग अलग जगह है जो पैचेस टाइप के पड़ेंगे, इसके कारण वहाँ पे रेडनेस होगी, कभी कभी ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। यदि मरीज को इस तरीके की कंडीशन है डायबिटिकुलाइटिस की, तो यहाँ पर डाइट में आप क्या रेफ़र करेंगे उसको, हाई रेसिड्यू डाइट, लो रेसिड्यू डाइट, हाई फैटी डाइट, या फिर बोथ है एंड सी, क्या आप प्रेफर करेंगे पर्सन को। तो ऐसे केस में आप पर्सन को क्या प्रेफर करेंगे, लो रेसिड्यू डाइट, मतलब कि यहाँ पर लो रेसिड्यू डाइट में क्या होंगे, लिमिट हाई फाइबर फूड लाइक होल ग्रेन ब्रेड सीरियल्स, इन सबको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, लो रेसिड्यू डाइट। नेक्स्ट वन इज विच मेजर ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड बाय अनट्रीटेड सिफिलिस। यदि सिफिलिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, चेकअप वगैरह ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे, हार्ट, ब्रेन, लिवर या फिर ए एंड बी, मतलब दोनों हो जाएंगे अफेक्ट। तो यहाँ पर हार्ट भी अफेक्ट होगा और ब्रेन भी अफेक्ट होगा यदि सिफिलिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया तो। सिफिलिस क्या है, ट्रिप्नोमा पैलेडियम जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। यदि इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों इसकी चपेट में आएगा। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट हैज सेटअप ऑफ कोर्ट ब्लैंक इंक्वायरी टू असर्शन द फैक्ट। तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, क्या होगा आपका, फोर होगा, ऑफ होगा, अबाउट होगा कि ऑन होगा, क्या आंसर आएगा। तो आपका आंसर होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। क्या होगा, गवर्नमेंट हैज सेटअप अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू असर्शन द फैक्ट। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम वॉज फर्स्ट लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इन विच प्लेस। यहाँ पर आपको बताना है प्रधानमंत्री की जो जन आरोग्य योजना स्कीम है सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई थी, त्रिवेंद्रम में, भुवनेश्वर, रांची या फिर न्यू दिल्ली में। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, झारखंड के रांची स्टेट से, सॉरी कहाँ से, यह झारखंड का जो रांची शहर है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सबसे पहले लॉन्च किया गया था कहाँ पर, रांची में। नेक्स्ट है बबिन्स्की रिस्पॉन्स यूजुअली डेवलप विद डैमेज इन। बबिन्स्की रिस्पॉन्स देखने को किसके डैमेज होने के कारण देखने को मिलेंगे, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, सेरिबेलर या फिर थैलेमस। बबिन्स्की रिस्पॉन्स यूजुअली डेवलप इन द डैमेज विद, क्या डैमेज होगा तब बबिन्स्की रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, वो गए यहाँ पे आपका अपर मोटर न्यूरॉन के डैमेज होने के कारण। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ प्टोसिस सजेस्ट डैमेज टू विच क्रेनियल नर्व। प्टोसिस मतलब ड्रूलिंग आईलिड्स, क्या है प्टोसिस का मतलब है ड्रूलिंग आईलिड्स, और किस क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के कारण होगा, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड या फिर सेवेंथ, किसके कारण होगा, तो होगा तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के कारण। आपको जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपको 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व की बात की जाए, क्या है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व की बात की जाए, फर्स्ट आती है ऑल्फैक्ट्री, दूसरी ऑप्टिक, और यहाँ पर जो कहा है कि कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होगी जब सजेस्ट किया जाएगा प्टोसिस, प्टोसिस का मतलब होता है ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स, तो वो होगी ऑक्यूलोमोटार नर्व। कौन सी, ऑक्यूलोमोटार नर्व। ऑक्यूलोमोटार मतलब आई मूवमेंट और प्यूपिल डायलिटेशन में जो नर्व हेल्प करती है वो यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट इज विच इज द करंट रिकमेंडेशन व्हेन टू स्टार्ट ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, किसके लिए दी जाती है, HIV एड्स के वाले पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ART थेरेपी कब स्टार्ट की जाएगी, जब CD4 काउंट कितना हो, लेस देन 200, CD4 लेस देन 350, लेस देन 500, या फिर ऑल पॉजिटिव पेशेंट हो जिनका CD4 T सेल काउंट हो यहाँ पर। तो ART कब स्टार्ट की जाती है, तो ART के लिए क्या है, ART के लिए जो यहाँ पे टाइमिंग है वो क्या होगी, सभी CD4 काउंट के पॉजिटिव पर्सन, लेस देन जब इसमें कितनी जाती है, 200 से भी कम जाती है, कितना 200 से भी कम जाती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल तक है जो सेल्स क्या हो गई, अफेक्ट हुई, CD4 T सेल काउंट लेस देन 200 जाए। लेकिन यहाँ पर ART स्टार्ट करने की बात की जा रही है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि
HIV एड्स के पेशेंट में स्टार्ट की जाती है, तो ये होगा सभी पॉजिटिव पेशेंट। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट हैज़ टेकन एन ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ नर्स मोस्ट क्लोजली मॉनिटर फॉर ड्यूरिंग एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। यदि किसी मरीज में एस्प्रिन ओवरडोज हो गई, एस्प्रिन के कारण रेनॉल्ड्स डिसीज़ भी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेनॉल्ड्स डिसीज़, तो यदि किसी पर्सन में एस्प्रिन ओवरडोज हो गई है तो आप उसमें क्या सिम्टम मॉनिटर करेंगे? ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, पार्किंसंस डिसीज टाइप सिम्टम, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्या आप उसमें है जो ऑब्जर्व करेंगे यदि पर्सन में एस्प्रिन ओवरडोज हो गई हो? तो उसमें पार्किंसंस टाइप के लक्षण होंगे। पार्किंसंस टाइप लक्षण मतलब यहाँ पर कैसे हाथ पैर में ट्रिमर्स आएंगे, हाथ पैर में ट्रिमर्स आएंगे, यहाँ पर पर्सन एक तरीके से है जो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एस्प्रिन यदि ओवरडोज हो जाए पर्सन में तो पर्सन की जो एस्प्रिन ओवरडोज या एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी होती है तो यहाँ पे क्या सिम्टम दिखाई देंगे? कानों में घंटियाँ जैसे सुनाई देंगी, रिंगिंग सेंसेशन कहेंगे हम, नोजिया वोमिटिंग होगा, ड्राउजीनेस भी हो सकता है, कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। और इसके यदि हम एंटीडोट की बात करें तो जो एस्प्रिन के लिए अभी तक क्या है, एस्प्रिन के लिए यहाँ पर या फिर सैलिसिलेट पॉइजनिंग भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। सैलिसिलेट पॉइजनिंग होती है या एस्प्रिन ओवरडोज होती है तो यहाँ पर पर्सन में लक्षण जो जैसे पार्किंसन वाले वही मैंने बताया, हाथ पर हिलते डुलते टाइप के रहना, और साथ ही साथ यहाँ पर पर्सन में यदि एस्प्रिन ओवरडोज या सैलिसिलेट्स, यदि एस्प्रिन की जगह सैलिसिलेट्स पूछ लें तो वो भी आपका सही होगा। तो पार्किंसन जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, मतलब कानों में घंटियाँ जैसी सुनाई देगी कि जैसे कुछ घंटियाँ बज रही हों। फर्स्ट सिम्टम तो यही होता है, नोजिया वॉमिटिंग होगा, हाइपर वेंटिलेशन फील होगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोसाइनाइड, मीथेन या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी इसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था। किसका? MIC गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो यहाँ पे क्या हुआ था, लीकेज हुआ था 1984 में। अभी भी भोपाल की जनता इस चीज़ को है जो झेल रही है, जो उस एरिया में अभी भी रहते हैं, अभी भी उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होते हुए बच्चे पैदा होते हैं। नेक्स्ट वन, लाइफ स्पैन ऑफ RBC। तो RBC का जीवन काल कितना होता है? 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिनों का। कितना? 120 डेज का। क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट इज लॉस्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो बाइकार्बोनेट है जो हमारी बॉडी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह हैं, तो यहाँ पर यदि इनका लॉस होता है तो ये किस केस में होंगे? डायरिया में, मतलब कि लूज मोशन में, वॉमिटिंग, डायूरेसिस और डाइफोरेसिस। किस में होंगे यहाँ पर लॉस? डाइफोरेसिस और डायूरेसिस। किस में सबसे ज़्यादा जो बाइकार्बोनेट है उनका क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पर डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो किडनीज हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल वो बना रही है, वो क्या होगा? डायूरेसिस। डाइफोरेसिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना। ये तो या फिर किसी डिसीज़ कंडीशन के कारण भी हो सकता है, कुछ अदर रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट का सबसे ज़्यादा लॉस्ट होता है वो होता है लूज मोशन के कारण। लूज मोशन का मतलब होगा मोर देन 3 टाइम्स से ज़्यादा है जो लिक्विड अमाउंट में स्टूल पास आउट होना वो, और इस केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्टर्ब होंगे कंपेयर टू वॉमिटिंग के, डायूरेसिस या डाइफोरेसिस के। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट क्या है? चाई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा या फिर एनकोवा। अभी ये क्वेश्चन ESIC एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिए, पेपर चैनल पर अपडेटेड है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट कौन सा है? तो वो था चाई स्क्वायर टेस्ट। क्या है? चाई स्क्वायर टेस्ट, या फिर आप इसको ची स्क्वायर टेस्ट भी पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन MPCHO एग्जाम में भी पूछा गया है। ये क्या है? एक नॉन पैरामेट्रिक, क्या है? नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है। इसका जो यूज़ है जनरली, एक जो फॉर्मूला है इसका,
अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला इसको अपना के है जो इसको जनरली कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है किसी भी स्टैटिकल वैल्यू का उसको यूज़ किया। Tina has potassium level 6.5 MEQ per ml. Which of the following medication would nursing officer anticipate? तो यहाँ पर यदि किसी क्लाइंट का जो पोटेशियम लेवल कितना है 6.5 MEQ पर लीटर है, तो यहाँ पर आप कौन सी मेडिकेशन देंगे? कैक्सलेट, कैल्शियम ग्लूकानेट, सोडियम टैबलेट्स या फिर पोटेशियम सप्लीमेंट्स? क्या यहाँ पे आप देंगे उसको? क्या यहाँ पे देंगे? तो यहाँ पर पोटेशियम लेवल क्या है? पोटेशियम लेवल है जो नॉर्मल कितना होता है 3.5 5.2 होता है। कितना? 5.2 MEQ पर लीटर होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है टीना नाम का, इसका कितना है 6.5 है। दैट मीन्स क्या है? एक्सेस है, ज़्यादा है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। तो अब हमें उसको बॉडी से फ्लश्ड आउट करना है और उसके लिए यहाँ पे हम क्या देंगे? यदि पोटेशियम लेवल हाई है तब देंगे कैक्सलेट। एक बाइंडिंग एजेंट है, पोटेशियम को बाइंड करके यूरिन के थ्रू बॉडी से फ्लश्ड आउट करवाएगा। तो यदि पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.2 MEQ पर लीटर दैट मीन्स नॉर्मल है, लेकिन इससे यदि एक्सेस होता है तब क्या दिया जाएगा? कैक्सलेट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, ही शोड मच अफेक्शन मी व्हेन आई मेट हिम रिसेंटली। यहाँ पर आपको ऑप्शन फिलअप करना है ग्रामर में। क्या आएगा? फॉर, टू, विथ या फिर टूवर्ड्स? क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? तो वो होगा टूवर्ड्स। ही शोड मच अफेक्शन टूवर्ड्स मी व्हेन आई मेट हिम रिसेंटली। नेक्स्ट वन, इंदिरा आवास योजना इज मीन फॉर विच पॉपुलेशन? तो इंदिरा आवास योजना किस तरीके की जनता के लिए है? सेमी अर्बन, रूरल, अर्बन या फिर अर्बन एंड रूरल? तो जो इंदिरा आवास योजना है किस तरीके की जनता के लिए है? तो ये रूरल एरिया वाली जनता के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कि एक मेडिकेशन है, मेडिसिन ऑर्डर कंटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन वाई कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन एट 20 units per hour. The solution is 250 ml NS with 100 unit of regular insulin. What rate on the infusion pump in ml per hour will deliver the correct dose? यहाँ पे आपको अभी ड्रग कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको ड्रग डोज कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि यदि IV इन्फ्यूज़ करना है, इंसुलिन को IV इन्फ्यूज़ करना है 20 यूनिट पर आवर के हिसाब से 250 ml NS है, आपके पास 100 यूनिट रेगुलर इंसुलिन है, तो आपका जो करेक्ट डोज होगा ml पर आवर के हिसाब से वो आपका निकल के आएगा 50 ml पर आवर। कितना? 50 ml पर आवर के हिसाब से आपका डोज है जो निकल के आएगा। नेक्स्ट वन, immediately after being sexually assaulted, a patient in emergency department appears calm and controlled. This behavior indicate which defense mechanism? यदि कोई क्लाइंट आपके यहाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है सेक्सुअली असॉल्टेड, उसके साथ क्या हुआ है? सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पर यदि वो आता है और हॉस्पिटल में आपको काम दिखता है, मतलब शांत और कंट्रोल्ड बिहेवियर में दिखता है, तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म वो अपना रहा है? प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रेशनलाइजेशन या फिर डिनाइल? यहाँ पर जो सिचुएशन हुई है, एक्सीडेंट होता तब बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट है या फिर किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाए या उसी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए कि जिसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? कहलाएगी डिनाइल। क्या कहलाएगी? डिनाइल। नेक्स्ट इज multiple P waves and less number of QRS complex with complete dissociation of P waves to QRS complex on ECG appears in। तो बहुत सारी P waves हैं, QRS है जो कम नंबर में है, और जो P wave to QRS complex है वो क्या है? डिसोसिएट देखने को मिल रहा है। एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि डिस्टर्ब टाइप देखने को मिल रहा है। तो क्या है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक? ये कौन सी सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हुई है? मल्टीपल पी वेव्स हैं। क्या है? मल्टीपल पी वेव्स हैं, लेस नंबर में QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं और कंप्लीट डिसोसिएट है, मतलब डिस्टर्ब पी वेव।
2QRX, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या होगा, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज a male client is entered to the substance abuse unit for alcohol detoxification. Which of the following medication is nursing officer most likely to administer to reduce the symptom of alcohol withdrawal? यहाँ पर सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, क्लाइंट एडमिट हुआ है एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी के लिए। अब यहाँ पर यदि अल्कोहल छोड़ दिया जाता है तो डेलीरियम ट्रिमर्स इतने सीवियर हो जाते हैं पर्सन को कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब उसी जो अल्कोहल विड्रावल सिम्टम हुए हैं तो उसको कुछ सिम्टम हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेडिकेशन तो देनी ही पड़ेगी। तो वो कौन सी मेडिकेशन आप देंगे, हेलोपेरिडोल, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोरडाइजेपॉक्साइड या फिर नैलोक्सोन, कौन सी मेडिकेशन के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है एज अ डिट्रेंट के लिए, तो वो होती है आपकी डाइसल्फ्राम। क्या होती है, डाइसल्फ्राम। लेकिन यहाँ पर विड्रावल सिम्टम के लिए पूछा है तब आपकी क्या होगी, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। क्या होगी, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। अल्कोहल विड्रावल सिम्टम का जो सीवियर फॉर्म क्या होता है, डेलीरियम ट्रिमर्स। नेक्स्ट वन, द ग्रामर इन द सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, कौन सी ग्रामर का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर सिंपल पास्ट टेंस, कौन सा होगा यहाँ पर, तो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सन राइजेस इन द ईस्ट, ING लगा देते आप तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, वॉज लगा देते तो पास्ट हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पर क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिर से एक जो ब्लड रिलेशन है वो बताया गया है कि A and B आर द पेरेंट्स ऑफ C बट C इज़ नॉट द डॉटर ऑफ A। हु इज C and A? C और A का आपको कनेक्शन बताना है। A और B क्या है, पेरेंट्स हैं C के, लेकिन C डॉटर नहीं है A की। क्या कनेक्शन होगा, ग्रैंडसन, सन, ब्रदर या फिर अंकल। तो जो यहाँ पे कनेक्शन निकल के आएगा C और A के बीच में वो होगा सन। क्या होगा, सन, क्योंकि C डॉटर तो है नहीं लेकिन A और B क्या है, पेरेंट्स हैं C के, तो ये क्या हो जाएगा, सन ही होगा। क्या होगा, सन होगा। नेक्स्ट वन, फॉर अ क्लाइंट इन लेबर हु इज रिसीविंग पिटोसिन IV infusion to stimulate uterine contraction, which assessment finding would indicate that the infusion needs to be discontinued? पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है। क्या है, पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन दिया जाए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर लाने के लिए, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन उनको स्टिमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सी फाइंडिंग आपको बताएगी कि आपको एज सुन एज पॉसिबल पिटोसिन को डिसकंटिन्यू करना होगा। इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, एडिक्वेट रेस्टिंग टोन ऑफ द यूट्रस, फीटल हार्ट रेट ऑफ 90 बीट्स पर मिनट, 3 कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग विद इन 10 मिनट्स पीरियड। किस केस में आप पिटोसिन को स्टॉप करेंगे? तो यहाँ पर एज पर यदि आप बात करें कि प्रायोरिटी किसको देंगे, पिटोसिन दे रहे हैं आप, तो आपकी प्रायोरिटी कोई सी भी मेडिकेशन हो, प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फीटस। क्या होगी, फीटस। आपके ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू दैट जो सबसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है वो क्या होगा कि किस वजह से आप पिटोसिन स्टॉप कर सकते हैं, तो वो होगा फीटल हार्ट रेट 90 पर मिनट आ रही है। जनरली ये नॉर्मल होती है 120 to 160 तक। यदि इससे कम जा रही है तो भी दिक्कत है और इससे ज़्यादा आ रही है तो RDS ज़्यादा होती है तो भी दिक्कत है और कम है तो भी है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बच्चे को डेवलप फीटस को स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमें एज सुन एज पॉसिबल पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन को डिसकंटिन्यू करना होगा। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के मतलब 3 करके 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी डिवाइड होती है। तो यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मास्टाइटिस मतलब कि ब्रेस्ट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन या फिर फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या देखने को मिलेगा, कॉमन है और ये चीज़, तो वो होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, और ये होता क्यों है, क्योंकि बच्चे को डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग इज।
अपगार स्कोर सिस्टम, अपगार स्कोर सिस्टम वर्जीनिया अपगार ने दिया था। एक तो डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे में फीटल असेसमेंट किया जाता है, अपगार स्कोर चेक किया जाता है, दूसरा आफ्टर 5 मिनट के बाद। अब यहाँ पर अपगार स्कोर में सबसे क्रिटिकल क्या होगी, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम या फिर एवुलेशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी फीटल की हार्ट रेट। क्या होती है, हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट। तो यहाँ पर आफ्टर अपगार स्कोर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप, तो एक बार तो हार्ट रेट तुरंत चेक करेंगे जैसे ही बच्चा होता है विदिन 1 मिनट, और देन आफ्टर 5 मिनट के बाद तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होगी, बच्चे की हार्ट रेट। नेक्स्ट वन, अ न्यूनेट ऑफ अ मदर विद डायबिटीज इज एट रिस्क फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन। यदि माँ बच्चे की डायबिटिक है तो बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, एनीमिया, नाइट्रोजन लॉस, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर थ्रोम्बोसिस। क्या होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, तो वो होगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। यदि माँ डायबिटिक है तो जो होने वाला बच्चा है उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क रहेगा। नेक्स्ट इज ही इज ब्लैंक टू ब्लैंक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। और जो यहाँ पे डायबिटिक मदर है, होने वाला बच्चा ज़्यादा बर्थ वेट का हो सकता है, 4 kg तक के बच्चे हो सकते हैं यदि माँ डायबिटिक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है माँ को, तो बच्चे हाइपोग्लाइसेमिक होने के चांसेस हैं, स्टिल बर्थ होने के भी चांसेस होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46 में, 46 में आपका आंसर होगा डिटरमाइंड टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू टू सिंसियरिटी। क्लियर। अगले में आपको एक और सीरीज वाइज नंबर दिए गए हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड बाय 43, 91, 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो 43, 91, 183 डिवाइड हो जाए इनसे। कौन सा नंबर होगा वो आप इन सबको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, रेस्क्यूअर शुड कंप्लीट हाउ मेनी साइकिल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग इन 2 मिनट। रेस्क्यूअर को कितनी चेस्ट कंप्रेशन साइकिल और ब्रीदिंग है जो 2 मिनट में कंप्लीट करनी है, 3, 4, 5, 6। कितना करना है, तो होंगी 5 साइकिल्स। कितनी, 5 साइकिल्स। जीरो इंसिडेंस है जा, तो जीरो इंसिडेंस का मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ डिसीज, एरेडिकेशन ऑफ डिसीज, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन या फिर एरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो जीरो इंसिडेंस का मतलब क्या होगा, इंसिडेंस का मतलब तो होता है कि जितने भी नए केसेस हैं किसी भी डिसीज़ के। अब यहाँ पर जीरो इंसिडेंस का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ डिसीज़। कोई भी डिसीज़ एलिमिनेट हो गई है वो क्या एलिमिनेट हो गई है वो कहलाएगा क्या, जीरो इंसिडेंस। नेक्स्ट वन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल फॉर क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ वुल्मिया इज टू। वुल्मिया क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट गोल क्या होगा यदि पर्सन को वुल्मिया हुआ है तो, कंट्रोल ईटिंग इम्पल्सेस, ईट ओनली 3 meals a day, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन या फिर अवॉइड शॉपिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। यहाँ पर यदि किसी को वुल्मिया है तो डायग्नोस करने के पहले आप जो गोल सेट करेंगे वो क्या होगा, मतलब पता करना है कि किस रीजन से वुल्मिया की कंडीशन है जो हो रही है। और ये जनरली आपको पता करना है कि किस एंजाइटी, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण खाने वाले, इवन किसी को ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपने अपने आसपास पड़ोस में देखिए कि कोई स्ट्रेस ईटर होता है। स्ट्रेस ईटर का मतलब कि बैठ के स्ट्रेस एंजाइटी है तो कोई खाता नहीं है और कोई खाने लगता है, बहुत खाता है। किसी को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है यदि वो ज़्यादा गुस्से में है तो, सीरियल में तो आपने बहुत देखा होगा। तो इसी तरीके का है। तो यहाँ पर आपको ये एंजाइटी रीज़न पता करना है कि क्या रीज़न है वुल्मिया होने का। नेक्स्ट है बटरफ्लाई रैसेस इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ। तो बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलते हैं किसमें देखने को मिलते हैं, SLE में। अब ऑप्शन में है आपको पैगेट्स डिसीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोसार्कोमा और लूपस एरिथ्रोमेटस। किस में देखने को मिलते हैं, SLE, सीरस लूपस एरिथ्रोमेटस कंडीशन में देखने को मिलते हैं बटरफ्लाई रैसेस। जस्ट लाइक दोनों चीक्स पर, नोज ब्रिज पर और रेयर केस में फोरहेड पर भी, बट लेकिन दोनों चीक्स और नोज ब्रिज पर रहेंगे क्या, रैसेस। नेक्स्ट है आपको
विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो एक एंटीबायोटिक है ऐसी जो बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो दिया जाता है, लेकिन जब कभी कभी इसके साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलेगा बच्चे का कलर जो राख होती है, राख आई होप एस सब लोग जानते होंगे, बच्चे का कलर उस तरीके से देखने को मिलेगा, वो कहलाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। और अलग जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है तो बेस्ड ऑन द बच्चे की बॉडी के कलर के हिसाब से क्लैरिफाई किया गया है, और ये होता है यदि क्लोराम्फेनिकोल का ओवरडोज दिया जाए, सॉरी ओवरडोज नहीं, इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए तब, तो ये क्या कहलाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 54। जो आगे के क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। कॉमनेस्ट ल्यूकेमिया अमंग चिल्ड्रन इज, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, क्या होता है, ब्लड कैंसर। और बच्चों में होने वाला कॉमन ल्यूकेमिया कौन सा है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, एक्यूट माइलोजीनस, क्रोनिक माइलोजीनस या फिर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। आई होप आपको ये पेपर आज का अच्छा लगा हो। इसके आगे के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 55 से नेक्स्ट इवनिंग जो क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं अभी आप लोग बुक ऑर्डर डायरेक्ट भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ कि जो भी लोग MHSRV की तैयारी कर रहे हैं, CHO की कर रहे हैं, NHM की कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बुक में से 30 to 40% क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, स्पेशली स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में। तो जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं बुक को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे में भी आप कंफर्टेबल हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।